स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में हम बात करेंगे एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए ये क्या है, हम लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। आप ये समझिए अंतरिक्ष में सिर्फ बड़े चीज़ नहीं होते हैं, जैसे कि सारे ग्रह होते हैं। मतलब मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, बहुत सारा चीज़ इसके सिवा भी है। और इसमें से बहुत सारी चीज़ में सबसे मेन खतरा ये है कि सब बहुत तेज चलते हैं। क्योंकि आप स्टेबल अंतरिक्ष में कब रह सकते हो, जब आप किसी चीज़ के ऑर्बिट में हो। और ऑर्बिट करने के लिए आपको स्पीड बम बम चाहिए। मतलब धरती का अगर स्पीड आप लें, जो कि मतलब वो सूरज की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ सूरज सेंटर में और धरती का स्पीड जो है ये बहुत ज़्यादा है। वैसे ही अंतरिक्ष में कोई भी चीज़ जो चल रहा है वो बहुत ज़्यादा स्पीड है। प्लस ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे कहा जाता है प्रोटो प्लैनेट्स। और प्रोटो प्लैनेट से छोटा चीज़ होता है प्रोटो मून्स। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे नीचे आएंगे तो आपको सिर्फ रॉक्स मिलेगा, ये डिब्री मिलेंगे, जो कि मतलब प्लैनेट नहीं बन पाया। जनरली होता यही है कि जब डस्ट क्लाउड सेटल होता है तो धीरे धीरे हर चीज़ प्लैनेट में बन रहा है। लेकिन ये प्रोसेस 100% परफेक्ट नहीं होता, तो बहुत सारी चीज़ बच जाता है। जैसे धरती के केस में एस्ट्रो मतलब हमारे सोलर सिस्टम के केस में एस्ट्रॉइड बेल्ट, पूरा का पूरा बेल्ट बचा हुआ है जिसमें कबाड़ रखा हुआ है। अब एक तो ये बहुत तेज चल रहा है, प्लस ये छोटा है। लेकिन किसके कंपेयर में आप बात कर रहे हो, ग्रह के कंपेयर में, चंद्रमा के कंपेयर में। लेकिन ये तब भी बहुत भारी होता है, मतलब टन में ये सबको नहीं जाता, नापा जा सकता, ये सब मेगा टन में नापा जाता है, यानी 1000 टन के ऊपर रहता है। और बहुत सारा उससे भी ज़्यादा, मतलब ये सब 1000 टन तो ये तो छोटा छोटा हल्का, ये तो हल्के फुल्के डिपार्टमेंट में। बहुत सारा जो हम लोग जानते हैं, ट्रैक कर रहे हैं, जिसको मॉनिटर कर रहे हैं, वो सब इतना बड़ा बड़ा है कि उसके बारे में सोचा ही नहीं जाता। और ये अगर धरती पर आया तो इसमें एनर्जी दो जगह से आएगी। पहला इसका रफ्तार, और दूसरा ये भी है कि धरती रुका हुआ थोड़ी है कि मतलब अगर कोई चीज़ इधर से आ रहा है तो सिर्फ यही इधर से आ रहा है, तो मतलब धरती भी तो मूव कर रहा है। अब मान लीजिए हम लोग का ऑर्बिट काउंटर पड़ गया, तो मतलब ये इधर से आ रहा है और हम लोग का धरती है, ये कोलिशन का एनर्जी जो है ये बहुत ज़्यादा होगा। मतलब हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब पड़ाका लगने लगेगा, ये इतना ज़्यादा एनर्जी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये कोई खेल मजाक की चीज़ नहीं है। मतलब ये कभी कभी होता है, लेकिन एक ही दो बार होगा, काम खत्म, काम खत्म। मतलब जैसे पृथ्वी के केस में कई बार हिट हुआ है, उसमें से एक हिट को कहा जाता है कि शायद वो चांद बना दिया। दूसरा हिट जो हम लोग को पता है, एकदम श्योर है कि मैं क्रेटर भी मिल गया जिसका, वो मतलब डायनासोर को स्वाहा कर दिया, क्योंकि पूरा का पूरा इकोसिस्टम को तबाह कर डाला। तो मतलब ये मजाक नहीं है, ये बहुत हाई लेवल एनर्जी लेवल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं ये सब वो क्लासिफाई कैसे करते हैं। मतलब अब बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारे कैटेगरीज होंगे ही। तो इस सब कैटेगरी में दो बड़े बड़े कैटेगरीज आते हैं, जैसे कि आपका इसमें पत्थर से बना हुआ है कि आइस से बना हुआ है। बहुत दूर में जो है उसमें बहुत सारा आइसी बॉडी है। तो आइसी बॉडी अगर आता भी है तो उसमें एक फ़ायदा होगा कि पहला, वो मतलब जैसे ही सूरज की तरफ आने लगता है वो इवेपोरेट होने लगता है, तो टेल बनने लगती है, जिसे हम लोग कॉमेट कहते हैं। तो वो मतलब समझिए उसका धरती की तरफ आते आते ही वो बहुत एनर्जी लॉस कर देगा, क्योंकि मतलब आउट गैसिंग होने लगेगी। और उसके बाद उसमें उतनी डेंसिटी नहीं होती कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करे, मतलब वजन कम होता है। लेकिन डेंसिटी और ग्रेविटी दूसरा बड़ा समस्या बन जाता है। जैसे कि हम लोग आईसी बॉडी देखें, आईसी बॉडी ठीक है, आपको पता है बर्फ कैसे बिहेव करता है, लेकिन बर्फ जो एब्सोल्यूट जीरो के पास रहते हैं, यानी कि अंतरिक्ष में है, वो अलग तरह का पत्थर है। वो एकदम हस्ट पुश सॉलिड चीज़ है। मतलब उसमें आप नॉर्मल छेनी हथौड़ी लेंगे तो छेनी हथौड़ी टूट जाएगा। तो उसकी डेंसिटी को समझना ज़रूरी होता है, प्लस उसका ग्रेविटी को, यानी कैसे बना हुआ है। क्योंकि अगर ये ग्रेविटी से जुड़ा हुआ तो यानी आप इसका कुछ नहीं कर सकते। ग्रेविटी से जुड़ा होने का मतलब होगा कि बस धूल गर्दे जमा होके होके एक पूरा सा बॉल बन गया। अब इसमें आप कुछ भी करेंगे वो वापस ऐसे ही कोलैप्स जाएगा। लेकिन वहीं अगर ये पत्थर है तो पत्थर को तोड़ सकते हो। पत्थर अपने ग्रेविटी से नहीं टिका हुआ, वो अपना क्रिस्टल स्ट्रक्चर से टिका हुआ, क्रिस्टल से तो आप तोड़ सकते हैं। तो इसीलिए ये सबको समझना बहुत जरूरी। मतलब अगर मान लिया कल को कुछ मिलता है, सबसे पहले यही किया जाएगा, उसका साइज देखो, रॉकी है कि नहीं, आइसी है कि नहीं, उसकी ग्रेविटी कैसी है, उसकी डेंसिटी कैसी है। ये सब के बिना कोई कुछ नहीं बात करेगा। मतलब अगर कुछ दिख भी गया कि शायद आने वाला है, मैथमेटिकली पता भी चल रहा है कि ये शायद बढ़ जाएगा, सबसे पहला काम होगा इसको पूरा अच्छे से क्लासीफाई करो। तो इसमें क्लासिफिकेशन का हम लोग बड़े बड़े कैटेगरीज में लोग जनरली बात करते हैं। उसमें एक कैटेगरी है जिसे कहते हैं 50 मीटर से छोटा, जो अभी रशिया में हुआ था, अभी नहीं मतलब कुछ साल पहले जो रशिया में हुआ था वो 10 मीटर के आसपास का था। अगर 50 मीटर के अंदर का कोई चीज़ गिर रहा है, मतलब 50 का अंदर ऐसा नहीं बोल रहे 5, मतलब 50 के अंदर 45 मीटर हो गया, 40 मीटर हो गया, ये सब रेंज में, इसे कहा जाएगा सिटी किलर। यानी कि अगर ये दिल्ली, मुंबई, ये सब जगह पे गया तो वो जगह गया। अब बात करते हैं, ये तो बहुत छोटा हो गया। अब बात करें थोड़ा बड़ा, जो मतलब हम लोग ट्रैक करते आ रहे हैं, इसमें 150 मीटर के आसपास का बात किया जाता है। 150 मीटर अगर गिरा तो वो सीधे देश उड़ा डालेगा। मतलब उस जगह पे, मतलब धरती पे एक क्रेटर बन जाएगा जहाँ पे मतलब कहा जाएगा कि यहाँ कभी कोई देश हुआ करता था। ये बहुत पावरफुल हो जाता है। मतलब 150 में आप कहीं इवैक्यूएट नहीं कर सकते, क्योंकि आप जैसे मान लीजिए चाइना में गिरता है या इंडिया में गिरता है, तो कहाँ पे आप लगभग 1 अरब से 2 अरब लोगों को इधर से उधर करेंगे। तो ये इसे कहा जाता है कंट्री किलर।
अब बात करते हैं हाई लेवल किलर। ये हो गया 500 मीटर से के आसपास का। ये बायोस्फीयर डैमेज कर देगा, यानी कि ये अगर गिरा तो ये इतना ज़्यादा एनर्जी डंप कर देगा, और उस एनर्जी का फॉर्मेट ऐसा ऐसा होता है जैसे कि मान लीजिए कि वो वॉल्केनिक ऐश इरप्ट कर दिया, मतलब जहाँ पे गिरा वहाँ पे मटेरियल्स निकले, वो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर को कवर कर देंगे। सोलर की एनर्जी अंदर घुसेगी नहीं, क्रॉप्स खत्म हो जाएंगे, बचेंगे, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। और ऐसा हुआ है, ये पास्ट में हमारे फॉसिल रिकॉर्ड्स में है, ऐसा कई बार हो चुका है। तो ये सब इसे कहा जाएगा बायोस्फीयर किलर। ये पूरा बायोस्फीयर को उड़ा सकता है। और अगर मान लीजिए किलोमीटर में नापने लगे, 5 किलोमीटर के आसपास, बोरिया बिस्तर पैक कर लीजिए, अब कुछ नहीं बचा है। तो इसका क्लासिफिकेशन यही समझिए कि ठीक है, अच्छा चलो बोरिया बिस्तर पैक करो, मंगल पर चलो, क्योंकि ये बहुत सीरियस हो जाता है, क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा एनर्जी है प्लस उसकी स्पीड। तो इनर्शिया के कारण ये बहुत हाई एनर्जी लेवल के बारे में बात करें, मतलब इसको न्यूक्लियर बॉम्ब में कुछ नहीं कर सकता। अगर ये कोई भी चीज़ 5 किलोमीटर का है, उस पर न्यूक का कोई असर नहीं होगा। तो हम लोग का सबसे पहला लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो है डिटेक्शन, मतलब पहले पकड़ो तो भाई हुआ क्या, कौन है, कहाँ है, कैसे आ रहा है। तो इसके लिए अर्ली वार्निंग को एकदम ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन अब टेक्नोलॉजी के हम लोग सोच सकते हैं कि कुछ किया जा सकता है। ये अब असंभव नहीं है। अब हमारे लिए क्या हमारे पास वो बजट है, क्या हमारे पास वो जानकारी है, क्या हमारे पास वो औजार है, मतलब हमारा साइंस पहुँच गया है, इंजीनियरिंग तैयार है, बस हम लोग कुछ बना के नहीं रखे हुए। जैसे समझिए पुल बनाने से पहले सोचा जाता है, लैंड वैंड खरीदे, तो वहाँ पहुँच गए हम लोग कि हम कुछ कर सकते हैं। तो अर्ली वार्निंग एकदम ज़रूरी है। अब यहाँ पे ये समझिए, ये काफ़ी लोगों को लगेगा कि अच्छा आजकल तो ये दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्पेसएक्स का रॉकेट है, हर महीने में भेज देते हैं। बात है कि रॉकेट मान लीजिए आप रेडी रखें, मान लीजिए रॉकेट एकदम रखा हुआ है कन्वेयर बेल्ट में कि धड़ धड़, अरे कौन सा रॉकेट चाहिए रहे, ये रॉकेट लो, इधर से ले लो, इधर डिलीवरी दे दो, लेट हो रहा है 5 बजे, वो सब किया जा सकता है। लेकिन रॉकेट के ऊपर जो लगाएंगे, यानी कि जो आपका पेलोड होगा, वो कहीं से बनाएंगे। पेलोड बनाने में टाइम लगता है, मतलब अगर कोई भी औजार को चूज़ किया जाएगा, ठीक है हम इसको रख के इसको हैंडल करेंगे, वो टेस्टिंग आप कहाँ करोगे, अब वो आप कैसे बिना जानकारी निकाल पाओगे, बिना टाइम डेटा के। तो इसीलिए बहुत साल लगता है उस चीज़ को बनाना, रॉकेट में नहीं। आजकल का बहुत अच्छा चांस है कि 2030 आते आते तक रॉकेट हमारे लिए ऐसा चीज़ हो जाएगी कि आप बस बोलो आपको कब रॉकेट चाहिए, आप मिल जाएगा। तो रॉकेट में प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है उसमें जो पेलोड लगाएंगे, और खास करके जैसे बहुत दूर है तो जाने में भी तो बहुत टाइम लगेगा। तो जितना बड़ा होगा ये कोई भी एस्ट्रॉइड, जितना बड़ा होगा वो उतना आसानी से दिखता है। इसीलिए हम लोग का अगर मतलब एस्ट्रॉइड बेल्ट का अगर आप किसी भी नासा के सिमुलेशन में देखेंगे तो बहुत सारा एस्ट्रॉइड ऑब्जेक्ट्स दिख रहा है, तो वो सारे बड़े के बड़े हैं, बड़े बड़े बहुत आराम से दिख जाते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया बड़ा होता है, सन का लाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, तुरंत दिख जाता है। छोटे बड़े बड़े, अब यहाँ पे जो मैं बड़े बोल रहा हूँ, ये बड़े का मतलब हो गया 150 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, ये सब। तो ये सब तो खूब दिख जाते हैं, लेकिन छोटे वाले नहीं दिखते। जैसे रशिया वाले केस में उसमें तो दो बातें, पहले तो वो तो छोटा था, तो मतलब सीधे बता भी रहे थे तो शायद ही देख पाते, दूसरा वो सूरज की तरफ से आया था, तो मतलब समझिए एकदम ब्लाइंड करके हम लोग को आ गया। तो जितना बड़ा होगा, बड़ा से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग बड़ा बहुत पहले पकड़ लेंगे और अच्छे से ट्रैक कर लेंगे बड़ा वाला। और बड़ा वाले में ये भी फायदा होता है कि उसकी ऑर्बिट इतनी नाजुक नहीं होती, कोई भी एरा गैरा नटू गैरा उसका चेंज करते हैं। तो जितना बड़ा होगा उतना आसानी से पकड़ाएगा, और उतना पहले पकड़ा जाएगा कि अच्छा ये 50 साल बाद आने वाला है। फिर जितना छोटा आते जाएंगे, क्योंकि मैंने बोला 50 मीटर का रॉक कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता, 50 मीटर एक पूरी तरह से बिल्डिंग भी नहीं है। तो 50 मीटर का रॉक सबसे खतरनाक है, और वो कहीं पे भी गिरा तो समझिए एक न्यूक्लियर वॉर लेवल का डैमेज करेगा। ये बच्चों को खेलने की चीज़ नहीं है कि मतलब अरे कुछ खास नहीं, कुछ लोग जाएंगे, नहीं, पूरा आप लाखों करोड़ों लोगों की जान जा सकता है इस कारण से। तो छोटे वाला को भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसके लिए काफ़ी साइंटिस्ट लोग डिटेक्शन ग्रिड का डिमांड कर रहे हैं कि जैसे मतलब अभी बहुत सारे मेन जो सोर्स है हम लोग का एनालिसिस का, कि बहुत सारे टेलीस्कोप रहते हैं, सर्वेयर टेलीस्कोप, जो डेली फोटो खींचते रहते हैं, और उससे मतलब कंपेयर करते हैं क्या कोई चीज़ मूव किया, तो वो अगर मूव करता है तो उसका ट्रेजेक्ट्री को दोबारा 3-4 फोटो और खींच के ट्रेजेक्ट्री गाइड करते हैं। उसके बाद काफ़ी लोग, और अगर आता है कि वो ट्रेजेक्ट्री धरती की तरफ आ रहा है, धड़ 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 जितने और सारे टेलीस्कोप है सबको फोकस कर दिया जाएगा, और खूब सारा और डेटा लिया जाएगा, तब पता चलेगा कि ये एक्चुअली आ रहा है कि नहीं। तो है ये औजार, ऐसा नहीं है कि हम लोग पास कुछ नहीं है, लेकिन ये औजार छोटा है, मतलब समझिए आपको पहाड़ हटाना है और आप चम्मच से उस पर खुदाई कर रहे हैं, तो हो तो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाएगा पूरी तरह, टाइम में नहीं हो पाएगा, टाइम कीमती है। तो काफ़ी लोग से बात कर रहे हैं कि जैसे बहुत सारा सैटेलाइट्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें बाहर के प्लैनेट्स को स्टडी कर रहे हैं, दूसरे सोलर सिस्टम्स के प्लैनेट को स्टडी करने के लिए किया जा रहा है। ऐसा ही बहुत सारा सैटेलाइट लॉन्च किया जाए जो वीनस की जगह पे रहे, ताकि धरती के तरफ देख पाए। और प्रॉब्लम ये है कि हमारा अभी जो मेन सिस्टम है, अगर सूरज की तरफ देखते हैं तो सूरज उसको ब्लॉक कर देता है, तो सूरज को मतलब आपके पीछे होना चाहिए, तो वीनस के आगे रहने पे आपको धरती का पूरा एक फील्ड ऑफ व्यू दिखेगा। जैसे मान लीजिए धरती यहाँ पे है, आप यहाँ पे कैमरा में, वो पूरा दिखेगा आगे क्या हो रहा है। तो ऐसे करके ज़्यादा अच्छा कवरेज मिल जाएगा। और इंफ्रारेड का इक्विपमेंट चाहिए, क्योंकि लाइट में उतना ब्राइट नहीं होता, लेकिन इंफ्रारेड बहुत अच्छे से डिटेक्ट कर जाता है। जैसे समझिए जेम्स वेब टेलीस्कोप है, उसी टाइप का अगर इंफ्रारेड पर डिटेक्ट करने लगे तो बहुत छोटे छोटे भी डिटेक्ट हो जाएंगे। और ऐसा एक पोस्ट नहीं चाहिए, ऐसे कई सारे सैटेलाइट या कई हज़ार सैटेलाइट लगे हों, तब जाके छोटे छोटे को पकड़ पाएंगे हम लोग।
तो ये समझिए कि डिटेक्शन ग्रेड पे काम हो रहा है, और मतलब ऐसा नहीं है कि अभी पूरा तरह से तैयार है, लेकिन गाड़ी खुल चुकी है, लोग इसमें काम करने लग गए हैं। मतलब सैटेलाइट आने वाले 10-12 साल के अंदर लॉन्च होना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं एनालिसिस का। आप सैटेलाइट डालें, ग्रिड डालें, आप कुछ पकड़े, अब उसके बाद आप करोगे क्या? आप उसको एनालाइज करोगे, क्योंकि उसका मतलब समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डेंसिटी जो है उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है। जैसे कि हम लोग अभी आप देख रहे हो कि यूरोपियन यूनियन बहुत सारा मिशन कर रहा है जो एस्ट्रॉइड जा रहा है, जापानीज लोग कर रहे हैं जो एस्ट्रॉइड पे जा रहे हैं। वो सब क्या है? हम लोग इसी चीज़ का प्रिडिक्शन को अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। वो जहाँ के अगर ग्रेविटी आप पकड़ पाते हैं कि उसकी ग्रेविटी कैसे है, तो उसका सेंटर ऑफ मास आप पकड़ पाते हैं। सेंटर ऑफ मास पकड़ लेते हैं तो आप उसका कंट्रोल कर पाएंगे उसको, कि ठीक है कहाँ पे पुश करें तो क्या होगा। तो समझिए हम लोग 500 मीटर वाले रॉक्स पे देख चुके हैं, बेनूर पे भी देख चुके हैं, बहुत सारा इसको स्टडी किया जा रहा है इसी कारण, ताकि ये सब नॉलेज जो आएगी, इस नॉलेज से हम लोग नेक्स्ट जनरेशन का औजार बनाएंगे। और टाइम जो है यहाँ पे, वक्त जितना पहले पकड़ लेंगे, ये टाइम हमारा मल्टीप्लाई कर देगा एफर्ट। जैसे आपको एग्जांपल देना चाहे, कई लाख करोड़ टन का कुछ है, ठीक है, ये बहुत अब बहुत आसानी से मिल जाएगा आपको एस्ट्रॉइड बेल्ट में। अब वो हो गया कि नहीं, वो धरती की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो अगर उसको 1 मिनट में आपको पुश करना है, कोई चीज़ नहीं है जो उतना एनर्जी दे सकती। लेकिन अगर आपको बोलते हैं कि ठीक है पुश करना है ना, लेकिन तुमको 10 साल देते हैं, पुश करो, तो एक छोटा सा भी आयन इंजन लगा के आप छोड़ दें उसके सरफेस पे, कि वो आयन इंजन लगाए, न्यूक्लियर पावर दे दिए, फ्यूल दे दिए, 1-2 साल तक फ्यूल चलता रहे, और बस धीरे 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 बहुत थोड़ा सा थ्रस्ट लगा रहा है। 1 दिन में कुछ नहीं होगा, 2 दिन में कुछ नहीं होगा, 1 महीने में थोड़ा सा फर्क हुआ, 1 साल में बहुत फर्क हो गया, मतलब 10 साल में वो आराम से उसको हटा देगा, मतलब पता नहीं चलेगा, आराम से धीरे से प्यार से नज कर सकते हैं। तो टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर जगह कोई भी साइंटिस्ट से आप पूछेंगे कि एस्ट्रॉइड से बचने का सबसे बढ़िया तरीका टाइम, जितना पहले पता चल जाए, बड़ा हो छोटा उससे फर्क नहीं पड़ता, टाइम अगर पहले पता चल गया कि ये आने वाला है, और हम लोग मतलब अच्छे से उसके लिए रॉकेट तैयार कर पाए, उसमें पेलोड लगा के उसको भेज दिए कि भैया जाओ तुम संभालो, आराम से कंट्रोल कर लेंगे। टाइम मल्टीप्लाई कर देता है हमारे इफेक्ट को। मतलब समझिए आप उसमें सिर्फ इतने एनर्जी डाल पा रहे हैं कि उसका डायरेक्शन जो चेंज हो रहा है वो 1 मिलीमीटर चेंज हो रहा है 1 साल में। 10 साल में तो काफ़ी चेंज हो ही जाएगा। और धरती मतलब कोई उतनी बड़ी चीज़ नहीं है, जुपिटर सैटर्न नहीं है जो बहुत ज़्यादा चेंज करना है। तो वही समझिए कि कोई भी स्पेस मिशन आप बनाते हैं कि ठीक है ये आ रहा है, इसके लिए हम मिशन बनाएंगे, डेटा चाहिए, डेटा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब तुक्का मार के नहीं किया जाएगा। और ऐसा भी ये मिशन कोई सस्ता चीज़ तो है नहीं जो 5-6 तो भेज देंगे। तो इसीलिए एनालिसिस तुरंत किया जाएगा, कभी भी पकड़ाएगा तुरंत धड़ा धड़ 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 एनालिसिस किया जाएगा। और अभी आप देख ही रहे हो कि हम लोग इतने सारे एस्ट्रॉइड्स को स्टडी इसीलिए कर रहे हैं कि ये सारा डेटा जो है एक सेंट्रल जगह पे प्रोसेस किया जाएगा, और हम लोग और अच्छे से समझ पाएंगे। अच्छा ये आ रहा है, इसका वजन क्या है, ग्रेविटी क्या है, डेंसिटी क्या है, रोटेशन क्या है, मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या ये ग्रेविटी से क्लम्प किया हुआ है या मतलब एक सॉलिड ठोस पत्थर है, बहुत सारा चीज़ एनालाइज किया जाएगा। अब ये बात आप लोग सबसे पहले सुनते होंगे कि ग्रेविटी ट्रैक्टर के बारे में काफ़ी बात हो रहा था। ग्रेविटी ट्रैक्टर का फायदा ये है कि बड़े चीज़ में अगर कोई आ जाए, जैसे प्लैनेट किलर के लेवल पे कोई चीज़ आ जाए, तो सिर्फ ग्रेविटी ट्रैक्टर ही इसको कुछ कर सकता है। आइडिया ये है कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट हो, आप एक सैटेलाइट उसके पास रख देंगे और बस उसके इर्द गिर्द घूमता रहेगा। और बोलेंगे इससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे फ़र्क ये पड़ता है कि आपका ऑब्जेक्ट जो भी है, आप अंतरिक्ष में हो, कोई भी ग्रेविटेशनल वेल में नहीं है, तो सिर्फ उस ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशन है। आप कुछ भी और लगाते हैं वो इसको चेंज करने लगेगा, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा चेंज करेगा। मतलब आप मतलब वो अगर आपको समझिए 100 मेगावाट का एनर्जी से खींच रहा है, तो आप 1 मेगावाट की एनर्जी से इधर खींच रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पे कोई और चीज़ नहीं है इन्फ्लुएंस करने का, तो वो 1 वाट भी धीरे धीरे उसका एंगल चेंज कर सकता है। हिसाब वही है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, आप बस घूम घूम के उसको धीरे 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 दाएं बाएं करें। अब ये जो मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ ये ऐसे नहीं होगा, ये 10 साल के अंदर होगा। तो वही करते हैं। और ये हम लोगों को काफ़ी कंट्रोल देगा कि मतलब कोई भी बड़ा ऑब्जेक्ट है, आराम से कोई टेंशन, आराम से उसको आप हटा सकते हैं। लेकिन इसका यही सबसे बड़ा साइड, मतलब ये सबसे कम फेल होने का चांस है, लेकिन सबसे बड़ा इसका खतरा यही है कि ये बहुत टाइम लेता है। मतलब सालों साल लग जाएंगे तब जाके, अच्छा आज 1 मीटर इसका शिप है, आप 5-6 साल और के रुको तब जाके ये धरती को छोड़ेगा। तो समझ सकते हैं ये बहुत टाइम लगेगा, लेकिन सबसे आसानी से और बड़े चीज़ पे यही किया जा सकता है। बड़े चीज़ पे आप कुछ और नहीं कर सकते। तो आप बोलोगे ग्रेविटी ट्रैक्टर को कितना भारी होना चाहिए, वो डिपेंड करता है, आप जितना भारी कर सकें उतना अच्छा है, या उसके सरफेस के जितना पास जा सकें उतना अच्छा है। मतलब जैसे सबसे बड़ा भारी चीज़ जो हम लोग अंतरिक्ष में डाले हैं वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। वो 400 टन से 600 टन तक के रहता है, मतलब क्योंकि बहुत सारी चीज़ डॉक होता रहता है, हटता रहता है। तो कोई ऐसा चीज़ नहीं कि मतलब 1-2 किलो से ही काम हो जाएगा, टन में चाहिए होगा, लेकिन हम लोग टन में हैंडल कर लेते हैं। और मान लीजिए कल को BFR एक्चुअली सक्सेसफुल हो जाता है, एक्चुअली 100 टन पर लो अर्थ ऑर्बिट में डॉक कर लेते हैं, तो कई हज़ार टन का तो आप पूरा एक मेन स्टेशन बना सकते हैं। अब इसके बाद अभी जो रिसेंट टेक्नोलॉजी हो रहा है, अभी अगर आप कहीं पे भी एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट टाइप करते हो, देखो नासा अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले एक कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें एक सिमुलेशन किया गया था कि ये एस्ट्रॉइड आ रहा है, क्या किया जाएगा। मतलब पूरी तरह से मैथमेटिकली साइंटिफिकली जो जो किया जा सकता है, कैसे करेंगे, कैसे आप उसको हैंडल करेंगे, कैसे उसका मतलब औजार कौन कौन से इस्तेमाल करेंगे। आइडिया ये था कि जब रशिया में इम्पैक्ट हुआ था तो लोग थोड़ा सा एक झट गए, 1 मिनट ये हो सकता है, ये कोई ऐसा चीज़ नहीं, सपनों की चीज़ नहीं है। और दूसरी बात ये समझिए कि ऐसा बहुत बार हुआ है, मतलब
नासा का बहुत सारा सैटेलाइट, नासा क्या वो बहुत सारे दुनिया में सैटेलाइट्स पड़े हुए हैं जिनको काम होगा फायर बॉल स्टडी करना, यानी कि कोई भी चीज़ धरती में आया तो रोज आता रहता, हर दिन आता रहता, हर समय आता रहता, अभी भी कई जगह पे गिर रहा है, लेकिन जनरली बहुत छोटा रहता है, लेकिन काफ़ी इतने बड़े रहते हैं कि वो फायर बॉल बना, जैसे आप लोग टूटता तारा कहते हैं। तो ये सब इतना बड़ा रहता है, इतना एनर्जी डालता है कि सैटेलाइट आराम से पकड़ लेता है। तो अगर आप उसका ग्राफ देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि कुछ एक का दुका कभी हुआ से भरे पड़े हैं। तो बहुत सारा मतलब हम लोग डिटेक्ट करते रहते थे, जनरली फुटेज में कुछ नहीं दिखता था और जनरली छोटे ही आते थे, और कभी आया भी बड़ा तो समुद्र के बीच में पड़ा था तो इतना इम्पैक्ट नहीं किया। लेकिन ये रशिया वाला बात, पहली बात तो ये छुपके से आ गया सूरज की तरफ से तो पकड़ाया नहीं, और दूसरी बात किस्मत बहुत अच्छा था कि वो शैलो एंगल पे है, मतलब धरती ऐसे है तो ये ऐसे आया, अगर ये सीधे आता या मतलब उसका एंगल थोड़ा सा भी डायरेक्ट होता, गए सीधे चले तो वो जगह ही खत्म हो जाता मैप से, मतलब मैप में ये लिखा था उसके बाद यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ, मतलब वो जगह का शहर और का नाम हटा के यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, और लॉस ऑफ लाइफ इतना ज़्यादा होता है कि मतलब फुकुशिमा या चेर्नोबिल या मान लीजिए आपका हिरोशिमा नागासाकी, ये सब बच्चों को खेलने की चीज़ हो जाती, इतना ज़्यादा नुकसान होता। थैंकफुली वो लगभग अंतरिक्ष में ही, मतलब जैसे ही अपर एटमॉस्फेयर को हिट किया तो ही डिग्रेड कर गया तो बच गए, लेकिन तब भी सोचिए जब वो ऑलमोस्ट अपर एटमॉस्फेयर में उड़ गया उसके बाद उसका शॉकवेव चल रहा है, मतलब 10 मिनट बाद शॉकवेव नीचे आता है, उसके बाद वो शॉकवेव सारे ग्लास को सुहा कर देता है, मतलब हल्के फुल्के दीवार को तोड़ देता है, घर तोड़ डालता है, मतलब ये ऊपर हुआ है और ये छोटा पत्थर है। तो इसीलिए समझिए कि ये मामला लोगों को अब थोड़ा सीधा, और चूंकि रशिया में इतने सारे डैश कैम लगे रहते हैं, खूब अच्छे से फुटेज मिल गया, और मतलब जो एनर्जी आउटपुट था वो समझ में आया लोगों को, इतना इस एनर्जी था उसमें कि जब वो एटमॉस्फेयर में घुस रहा था तो वो इतना तेजी से ग्लो किया कि उसका ग्लो शैडो कास्ट कर दिया, मतलब बीच दिन में ये हो गया, मतलब दिन में आप सन से ज़्यादा ब्राइट लाइट सोर्स ले आए, ये हुआ। तो समझ एक लोगों को थोड़ा, एक मिनट ये सीरियस चीज़, ये होता है, हम लोग ऐसे ही देखते देखते किसी दिन गायब हो जाएंगे, तो लोग थोड़ा सीरियस हो गए। अब फिर अभी आप बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स हैं जो धरती के बहुत नियर से गुजरते हैं, तो उसमें एक एस्ट्रॉइड में ऐसा किस्सा है जिसमें आप लोग काफ़ी लोग से की होल, तो की होल से अगर गुजरता उसका सेंटर ऑफ मास, वो अगली चक्कर में धरती पे भिड़ जाता, वो नहीं हुआ। लेकिन जब नासा उसका सिमुलेशन को आगे टाइम तक, ठीक है एक ऑर्बिट 25 साल बाद होगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें कुछ नहीं, लेकिन उसको और खींचे, वो हिसाब ये आया कि आज नहीं तो कल भिड़ना ही है, उसको भिड़ना ही है। तो ये सब होने के कारण अभी लोग समझ गए कि नहीं, इसके मामले में तैयारी करो, पूरा एकदम अच्छे से तैयारी करो। अभी हम लोग उसे सिमुलेशन करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर सिमुलेशन करके रखेंगे, औजार बनाएंगे, जैसे कि एस्ट्रॉइड मिशन जितने हो रहे हैं, जितना डेटा बनाएंगे हमारे पास कुछ रहेगा कि अगर मान लीजिए कल को आ जाता है कुछ पकड़ लेते हैं तो कुछ कर पाएंगे। तो इसमें एक ऑप्शन है उसके पास में जाके न्यूक लगाना, यानी कि पास में, तो उस पर सरफेस पे नहीं रखा, जैसे ये एस्ट्रॉइड आ रहा है पास में टुक फोड़ेंगे, ऐसा क्यों, ताकि वो पूरी तरह से सरफेस, मतलब ये घूम भी रहा है उससे आप डायरेक्शन नहीं चाहते, आप नहीं चाहते इधर से ऐसे हो जाए, इधर आपको एकदम कंट्रोल करना पड़ेगा, तो इसलिए पास से डेटोनेट करेंगे, ये सरफेस इवेपोरेट हो जाएगा, ये सरफेस एक एग्जॉस्ट की तरह काम करेगा और रॉकेट की तरफ पुश करेगा। अब इसको आप करके हटा सकते हैं, सरफेस पे नहीं भिड़ना है, क्योंकि सरफेस पे अगर डेटोनेट करते हो तो रिस्क ये रहता है कि वो चटक सकता है और खूब सारे छोटे धरती की तरफ आ सकते हैं, इसीलिए दूर से पास से ऐसे ऐसे करके आप हटा सकते हैं, ये एक ऑप्शन आपको काफ़ी मिलेगा। दूसरा है उस पर आयन इंजन का इस्तेमाल करके पुश कर सकें, इस पर नासा अभी काम कर रहा है, क्योंकि आयन इंजन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये एक लौता रॉकेट इंजन जिसको आप चला सकते हैं, मतलब चालू कीजिए इस इंजन को और एक दो जब तक आप फ्यूल दे सकते हैं तब तक ये चलाओ, प्लस ये फ्यूल भी बहुत कम खाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करता है मेनली। तो अगर मान लीजिए जैसे नासा का किलो पावर रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो काफ़ी पावर देता है, उससे कोई आयन इंजन लगा, तो हिसाब ये आएगा कि आयन इंजन ऐसे लगाए जाएंगे, मतलब एक ठो आगे एक ठो पीछे, और मतलब ये जो आपका स्पेस क्राफ्ट है ये एस्ट्रॉइड के पास है, जिस डायरेक्शन में आपको पुश करना है उस डायरेक्शन से ये मारेगा, तो उसका इंजन उसको गिरने पे रोक रहा है, क्योंकि इंजन फायर कर रहा है वो गिरेगा नहीं, और इंजन का एग्जॉस्ट जो है पत्थर को ठेलेगा, थोड़ा सा ही ठेलेगा, ज़्यादा नहीं, तो बहुत टाइम के बाद, लेकिन ये हटा सकता है, ये सबसे आसानी से तुरंत किया जा सकता है, मतलब एकदम प्रिसाइसली, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि उसका डेंसिटी कैसा है, रोटेशन कैसा है, ये सब कैंसिल हो जाएगा, वो आराम से एक कॉन्स्टेंट सोर्स के तरह कि भैया तुमको इधर आने नहीं मिला। तो इस पर काफ़ी काम किया जा रहा है, मतलब समझिए इस पर गाड़ी खुल चुकी है, यूरोपियन यूनियन इस पर कूद चुका है। और फिर एक ऑप्शन है कि मान लीजिए कि ये आयन इंजन के साथ सबसे बड़ा समस्या है कि बहुत एनर्जी खाएगा प्लस फ्यूल भी खाएगा, तो क्यों ना सूरज का ही इस्तेमाल किया जाए, जिसमें यह है कि खूब सारा मिरर लगा सकते हैं, मिरर या लेज़र डिपेंड करता है कि अब क्योंकि ये डिज़ाइन अभी फाइनल नहीं हुआ है, तो आइडिया ये है कि मिरर लगा के दूर से ही और खूब सारा मिरर को एम करेंगे उस पर, ताकि एक तरफ उसका जो है कॉन्स्टेंटली हीट होने लगे, वो हीट होगा एग्जॉस्ट निकलने लगेगा, एग्जॉस्ट निकलेगा वो पुश करेगा रॉकेट। तो ऐसे करके काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए हैं मार्केट में, तो ये तीन आपको जनरली सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्या इन तीनों का अभी ज़रूरत है, अभी इस पे काम चल रहा है, रिसर्च हो रही है, और नासा का एक और मिशन है डार्ट मिशन, उस पर लेकिन अभी वो अर्ली स्टेज में, इसलिए मैं उस पर वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन वो सीधा सीधा यही काम है, जाके एक एस्ट्रॉइड का ऑर्बिट चेंज करो। तो
समझ लीजिए गाड़ी खुल चुकी है, लोग मेहनत कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और अच्छा चांस है कि 2050 तक हमारे पास एक पहला इस जनरेशन का औजार आ जाएगा कि हाँ भाई, अगर कल को कोई एस्ट्रॉइड आता है हम लोग संभाल लेंगे। क्या उस दरमियान कुछ आएगा? चांसेस बहुत कम है, क्योंकि बड़े वाले के साथ सबसे बड़ा यही फायदा होता है कि बहुत आराम से पकड़ लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई सैटेलाइट नहीं है डिटेक्ट करने के लिए, कई 100 सैटेलाइट अभी ऑलरेडी हैं। और अगर थोड़ा सा भी रिस्क होता है कि अरे ये क्रॉस करेगा, सबके सब हबल टेलीस्कोप को री एम कर देते हैं ताकि वो डिटेल कलेक्ट हो जाए। तो है हमारे पास औजार है, पूरा कवरेज नहीं है, कवरेज पूरा नहीं है, लेकिन गाड़ी खुल गई है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट और उसका मिटिगेशन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों का शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, क्योंकि मैं हर कमेंट के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरे वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।